नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव हंसराज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा के लेक्चर 3.3, क्योंकि लास्ट सेशन तक हम लोग लेक्चर 3.2 तक कंप्लीट कर चुके थे। ओके दोस्तों, तो जो हमने अभी तक लेक्चर्स कंप्लीट किए थे उसमें हम लोग ने सीखा था कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है और विद्युत चालकता क्या है, ठीक है, विद्युत धारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट चालकता क्या है, ओम का नियम और ओमी अनोमी परिपथ के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो क्या है आइए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र निम्नलिखित होता है। हम जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध बराबर चालक के सिरों के मध्य आरोपित वैद्युत क्षेत्र अपॉन चालक में विद्युत धारा घनत्व, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग रिवर्स कर देते हैं, 1 अपॉन रो इज इक्वल टू ये हो जाएगा J अपॉन में E, ठीक है। चलिए अब यहां से कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू J अपॉन E, ठीक। और यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। ठीक दोस्तों, ये जो रिलेशन सिंपल सा निकल के आ गया है, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, ये है क्या, ये रिलेशन आपको पता है कि ये तो एक वैसे तो दिख रहा है एक सामान्य सा रिलेशन, लेकिन ये रिलेशन बहुत ही काम का है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो है वो ओम के नियम से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। आप यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए, जे की वैल्यू रख दीजिए, ई की जगह वी अपॉन एल रख दीजिए, मतलब विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध होता है कि ई बराबर वी अपॉन एल, आप उसको पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, वी अपॉन आई बराबर आर बराबर कांस्टेंट जो है वो ओम का नियम होता है, वो यहाँ पे होल्ड कर जाएगा, ठीक है। खैर, तो इसे ओम के नियम का सदिश रूप भी कहते हैं। इसको अगर हम सदिश रूप में दोस्तों लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, चलिए इसमें जे क्या है, जे एक वेक्टर है तो इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे, ई क्या है, एक वेक्टर है, इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे, और जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ओम के नियम का सदिश रूप। काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी वाइवा वगैरह में टीचर्स आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ओम के नियम का सदिश रूप भी कुछ होता है क्या, तो आप उसे बताइए। अगर आप बताएंगे वी बटे आई बराबर आर बराबर कांस्टेंट, तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिएगा, v बटे आई बराबर आर बराबर कांस्टेंट ओम का नियम जरूर होता है, लेकिन यहां पे ना तो v वेक्टर है, ना i वेक्टर है, ना ही r वेक्टर है, तो वेक्टर फॉर्म हो ही नहीं सकती है। लेकिन दोस्तों इसको देखिए, इसमें j वेक्टर है और e वेक्टर है, ये दोनों ही वेक्टर फॉर्म में है, ये दोनों वेक्टर होते हैं, इसलिए ये ओम के नियम से कनेक्टेड भी हैं। एक्चुअली इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही चीज लौट के आ जाएगी, ठीक है। तो ये ओम के नियम का सदिश रूप भी है, आप इसको ध्यान रखिएगा। धातुओं का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, दोस्तों ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ना केवल इसलिए कि ये अकेला पूछा जाता है, बल्कि इसलिए भी कि ये टॉपिक अगर आप समझ लेंगे तो इस टॉपिक पे आगे और कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। अगर ये समझ लिया तो वो भी समझने में आसानी होगी। अगर यहाँ पे आप वीक पड़ गए, कमजोर पड़ गए, तो वो टॉपिक आपको समझ में अच्छे से नहीं आएंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम लोग स्टार बना लेंगे। स्टार का मतलब हमारे यहाँ पे मैं स्टार बनाता हूं, उसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए, धातुओं का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है, पहले तो ये जान लेंगे कि ये धातुओं पर ही अप्लाई होता है, ठीक है, क्योंकि नाम से लग रहा है धातुओं का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, ठीक है। एक्चुअल में वास्तव में ये मॉडल हमें क्या बताएगा, ये मॉडल बताएगा कि धातुओं के अंदर वैद्युत चालन किस प्रकार से होता है। मतलब अगर हम ये चीज को थोड़ा डीप में समझना चाहें कि पदार्थों में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है या क्यों प्रवाहित होती है, या फिर अगर हम ये समझना चाहें कि ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसी कौन सी चीज है जो चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करने में मदद कर रही है, ठीक है, तो बस उसी चीज को समझाएगा कौन, धातुओं का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, ठीक है, या फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स, ठीक है, एक ही चीज है। चलिए अब इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि धातुओं का दोस्तों, जो धातु आपको पता ही है कि सारे पदार्थ परमाणु अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और वो अणु छोटे छोटे घटक कणों यानी कि परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे धातुओं की, तो धातुओं का जो परमाणु होता है, ठीक है, धातुओं के परमाणुओं का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। जब दोस्तों आकार बड़ा होगा, धातुओं के परमाणुओं का आकार बड़ा होगा, जब आकार बड़ा होगा तो क्या होगा, वाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से काफी दूरी पर होगा। वैसे भी आप दोस्तों जानते हैं जितना परमाणु बड़ा होता जाएगा
के नाभिक के चारों ओर कक्षाएं बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाएगी तो जो एकदम वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक के साथ काफी दूरी पर होगा। जब वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन नाभिक से काफी दूरी पर होगा तो दोस्तों कूलाम का नियम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी बल उतना कम लगेगा। तो वही बात आ गई ना कि नाभिक से वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होगा। अगर परमाणु का आकार बहुत बड़ा है तो परमाणु का आकार बड़ा होने के कारण वाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इससे काफी दूरी पर रहते हैं। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉनों की तुलना में दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है या जो इलेक्ट्रॉन इस वाली कक्षा में है या इस वाली कक्षा में है, इन लोग की दूरी देखिए कम है और उसकी दूरी देखिए ज्यादा है। ठीक है, तो जो वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से काफी दूरी पर होता है और बहुत दूर होने के कारण उस पर लगने वाला आकर्षण बल कम होता है। ठीक, तो होता क्या है, परमाणु का आकार बड़ा होने के कारण वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन नाभिक से काफी दूरी पर होता है, जिस कारण वो नाभिक के द्वारा लगने वाले अत्यंत दुर्बल आकर्षण बल का अनुभव करता है। ठीक, अब जब वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में लगने वाला आकर्षण बल काफी कम है तो उस इलेक्ट्रॉन को हल्की सी भी ऊर्जा मिल जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करेगा और वो जो नाभिक से हल्का सा भी आकर्षण बल लग रहा है उसको बंधन तोड़ाकर वो भाग जाएगा। तो बस यहां पे यही होता है। ठीक, अब सवाल उठता है कि इस वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा से निकल के बाहर जाने के लिए और मुक्त इलेक्ट्रॉन में तब्दील होने के लिए इसे जितनी भी ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा आएगी कहां से? भाई ऊर्जा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आएगी ना। बिल्कुल सही, यहां भी वही होने वाला है। ठीक है, अच्छा तो क्या होता है, जब आप वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को ये ऊर्जा कहां से मिलेगी, इनको हल्की सी ऊर्जा चाहिए सामान्य ताप एवं दाब पर, कमरे के ताप पर ही, यानी कि सामान्य ताप एवं दाब मतलब कि 180 प्रेशर एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी दोस्तों इनको इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि ये वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और अपने नाभिक के साथ जो हल्का सा दुर्बल आकर्षण बल लग रहा है उसको तोड़ाकर ये आजाद हो जाते हैं। अब ये आजाद हुए हैं दोस्तों, तो जब भी किसी परमाणु में से दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या परमाणु जो होता है वो धनावेशित हो जाता है ना। इस तरह की रिएक्शन खूब पड़ी होगी। तो वही बात है, जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, यहां से निकल जाएगा और इस कक्षा को खाली कर देगा तो क्या होगा, वो जो परमाणु था अब वो परमाणु धनावेशित हो जाएगा। जैसे इस वाले रिएक्शन में सोडियम का परमाणु धनावेशित हो गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन धनावेशित हो गए और ये उसका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये परमाणु धनावेशित हो गए और ये उसका इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इसी तरह अब चालक पदार्थ में एक ही परमाणु तो होगा नहीं, ढेर सारे परमाणु होंगे, सभी के साथ यही कहानी है। ठीक है, इस परमाणु से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये परमाणु भी धनावेशित हो गया। इसी तरह इसमें से भी एक निकला, इसमें से भी एक निकला और सभी में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर सिंगल पॉजिटिव आएगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पर डबल पॉजिटिव आएगा। ठीक, ओके, चलिए इतनी बात समझ आ गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे ही बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं धनावेशित परमाणु। ठीक है, चलिए भाई, धनावेशित परमाणु और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हुए हैं, इनको मुक्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जिस परमाणु से निकले हैं उस परमाणु से आजाद हो गए ना। मतलब अब ये परमाणु इसको, हालांकि ये परमाणु धनावेशित हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, हल्का सा आकर्षण बल अभी भी लग रहा होगा, लेकिन मैंने कहा इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा होती है कि इस आकर्षण बल का विरोध करते हुए वो जहां चाहे वहां घूम सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन वैसे तो मुक्त है लेकिन दोस्तों ये घूमेगा, लेकिन कहां तक घूमेगा, केवल धातु के अंदर ही रहेगा, धातु के बाहर नहीं निकल जाएगा। ठीक है, जब धातु के बाहर इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं फिजिक्स में वो एक अलग घटना होती है, जब समय आएगा तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है लेकिन ये क्या करेगा, ये इसी धातु के अंदर कहीं भी इधर उधर कहीं भी घूम सकता है, गति कर सकता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। ठीक है, तो चलिए अब जब ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो सोचिए क्या क्या हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन इस वाले परमाणु से टकराए, इस वाले परमाणु से टकराए या इस वाले परमाणु से टकराए, किसी से भी टकराएगा, डेफिनेटली टकराएगा। ठीक है, और ये भी तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराए। जब दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आएंगे तो जैसे जैसे वो पास आते जाएंगे दोनों के बीच की दूरी घटेगी, और दोनों के बीच की दूरी घटेगी तो दोनों के बीच लगने वाला बल बढ़ेगा। और दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा बल होता है, रिपल्शन का, तो रिपल्शन का फोर्स बढ़ जाएगा।
ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, गुड। तो रिपल्शन का फोर्स बढ़ जाएगा। चलिए भाई, अच्छा अब तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है, इलेक्ट्रॉन धनाभिषिक्त परमाणु से टकरा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 3 छोटी छोटी परिभाषाओं की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। माध्य मुक्त पथ क्या होता है, ठीक है। माध्य मुक्त पथ का मतलब होता है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन चला, ठीक है, पहली टक्कर चली, मतलब चला और पहली टक्कर मारी, ठीक है, टक्कर होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन चलेगा पहली टक्कर हो रही है, फिर दूसरी टक्कर हो रही है, ठीक है, फिर तीसरी टक्कर हो रही है, ऐसे क्रमागत रूप में टक्करें होती रहेंगी, वो तो संभवतः वो डेफिनेटली होगा ही होगा, ठीक है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन चलता है तो किसी इलेक्ट्रॉन की 2 क्रमागत टक्करों के बीच में, क्रमागत मतलब एक टक्कर के जस्ट बाद वाली दूसरी टक्कर, ठीक है, किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन की किन्हीं 2 क्रमागत टक्करों के मध्य चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? बोलते हैं माध्य मुक्त पथ बोलते हैं, ठीक है, ओके। चलिए इसको हम लोग बोलते हैं माध्य मुक्त पथ, ठीक। तो किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा किन्हीं 2 क्रमागत टक्करों के बीच में चली गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं, ठीक। ये तो पहली वाली परिभाषा हो गई। अब दूसरी परिभाषा हम बात करेंगे, ठीक है, शांतिकाल यानी कि रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। चलिए भाई, रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बात करते हैं। शांतिकाल क्या है? तो देखिए, शांतिकाल का मतलब होता है कि नाम से लग रहा है कि कितनी देर, और इंग्लिश में नाम देखिए क्या लिखा है, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन एक शब्द है जो रिलैक्स से बना है। रिलैक्स का मतलब होता है कि थोड़ा सा हम रेस्ट, कितने टाइम हम रेस्ट करते हैं, ठीक है, वही चीज है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, पहली टक्कर मार रहा है, दूसरी टक्कर मार रहा है, तो किन्हीं 2 क्रमागत टक्करों के बीच में जो औसत समय है, औसत समय अंतराल लग रहा है, ठीक है, उसी समय अंतराल को क्या बोलते हैं? उसी समय अंतराल को बोलते हैं शांतिकाल। तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा किन्हीं 2 क्रमागत टक्करों के मध्य लगे औसत समय अंतराल को इलेक्ट्रॉन का शांतिकाल कहते हैं। क्योंकि सपोज करिए दोस्तों, पहला ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां चला, इसको टक्कर मारी, ठीक है, फिर यहां से टकराने के बाद आया, इस पे टकराया, तो पहली टक्कर इस वाले परमाणु को मारी है, दूसरी टक्कर इस वाले परमाणु को मारी है, तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच में जो 2 क्रमागत टक्करें हो रही हैं, इन 2 क्रमागत टक्करों के बीच में जो चली गई दूरी है, इन 2 क्रमागत टक्करों के बीच में जो चली गई दूरी, इन 2 क्रमागत टक्करों के बीच में जो लिया गया टाइम है ना, वो टाइम क्या कहलाएगा? शांतिकाल कहलाएगा, ठीक है। और शांतिकाल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? शांतिकाल को हम लोग लिखते हैं टाउ से, इसे हम लोग पढ़ते हैं टाउ, उल्टा जे बनाइए, ये टाउ है, ठीक है। चलिए, ठीक है, अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? देखिए दोस्तों, अब इतना तो तय है ना कि जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन अभी अभी अपने परमाणु को छोड़कर बाहर निकला है, जब ये इलेक्ट्रॉन अभी अभी अपने परमाणु को छोड़कर बाहर निकला है, तो इसके पास थोड़ी बहुत एनर्जी होगी, डेफिनेटली होगी। अब ये उस एनर्जी को, अब इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, तो ये शांति से तो बैठेगा नहीं, ये क्या करेगा? ये गति करने लगेगा, गति करेगा, वो भी रैंडम मोशन का मतलब होता है आड़ी तिरछी जैसी भी गति, कोई नियमित गति नहीं होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर कहीं भी भाग सकता है। सपोज करिए ये इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, अब भाग रहा है तो जाहिर सी बात टक्कर होना तो तय है ना, टक्कर होगी, टक्कर हुई, इससे टकराया, किसी इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो टकराने में ऊर्जा की हानि होती है। क्योंकि दोस्तों आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, टक्करें 2 प्रकार की होती हैं, एक प्रत्यास्थ टक्कर, एक अप्रत्यास्थ टक्कर। कहते हैं प्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा की कोई भी हानि नहीं होती है, ठीक है, लेकिन प्रत्यास्थ टक्कर नाम की कोई चीज होती भी नहीं है, वो बिल्कुल आदर्श आइडियल केस है, ठीक है। दूसरी प्रकार की जो टक्कर होती है अप्रत्यास्थ टक्कर, उसमें सदैव ऊर्जा की हानि होती है। तो यहां क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन के पास पहले जितनी भी ऊर्जा रही हो, पहली टक्कर करी, कुछ ऊर्जा लॉस हो, कुछ एनर्जी लॉस हो गई, दूसरी टक्कर मारी, थोड़ी और एनर्जी लॉस हो गई, ऐसी तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 10, 12 टक्कर के बाद उसकी एनर्जी काफी लो हो गई। जब एनर्जी काफी लो हो जाएगी तो क्या होगा? जब एनर्जी लो हो जाएगी तो उसके पास एनर्जी बचेगी ही नहीं। अब जब इतनी कम एनर्जी है या 0 एनर्जी है तो क्या होगा? तब जाके वो मोशन करना ही बंद कर देगा, क्योंकि नो एनर्जी मींस नो मोशन, तो कोई मोशन ही नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है बहुत हल्के हल्के गति करेगा, या आप उसे ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है? स्थिर हो गया है, ठीक। तो बस यहां पे यही होता है। अब
जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला था, आजाद हुआ था अपने परमाणु से, तब तक तो वो थोड़ी देर तक गति किया, उसके बाद वो रुक गया। इस इलेक्ट्रॉन को फिर से चलाना है तो हम क्या करेंगे, इसके किनारों पर एक सेल या बैटरी को जोड़ देंगे। जैसे ही आप इसके किनारों पर एक सेल या बैटरी को जोड़ेंगे, क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को उससे एनर्जी मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन त्वरित होंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन त्वरित होंगे तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल, ये इलेक्ट्रॉन भागेंगे, और भागने पर क्या होगा, जब ये गति करेंगे तो आपने बाह्य विभव लगाया, आप बाहर से एक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। जैसे आपने पोटेंशियल अप्लाई किया, जैसे आपने विभव आरोपित किया है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स चलने लगेंगे, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो क्या होगा, धारा का जन्म होगा, विद्युत धारा पैदा होगी। बिल्कुल सही। लेकिन ये सारे इलेक्ट्रॉन बैटरी या सेल लगाने के बाद एक निश्चित वेग से चलेंगे, और उसी निश्चित वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं। ठीक है, अनुगमन वेग को हम लोग लिखते किससे हैं, इसको हम लोग लिखते हैं दोस्तों v फॉर वेलोसिटी, नीचे छोटा सा स्मॉल d, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो बोलेंगे किसी चालक पदार्थ पर बाह्य विभव आरोपित करने के पश्चात चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से गति करते हैं। इसी नियत औसत वेग को ही क्या बोलते हैं हम लोग, अनुगमन वेग बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा, किसी चालक के सिरों पर कोई बाह्य विभव आरोपित करने के पश्चात चालक के इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से गति करते हैं, इसी निश्चित वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब इसी के साथ ये टॉपिक तो खत्म होता है, हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ नए टॉपिक्स देखेंगे, कुछ नए डेरिवेशंस देखेंगे। और दोस्तों देखिएगा, आगे आने वाले टॉपिक्स में और आगे आने वाले डेरिवेशंस में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन कैसे अपने परमाणु से निकल रहे हैं, कैसे वो परमाणु धनावेशित हो जा रहा है, फिर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन चालक पदार्थ के भीतर ही किस प्रकार से गति कर रहे हैं, शांति काल क्या होता है, माध्य मुक्त पथ क्या होता है, अनुगमन वेग क्या होता है, ये सारे टर्म्स आगे यूज होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, मतलब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 3 नंबर में आता है। ठीक, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सबसे पहले यहाँ करेंगे क्या, यहाँ देखिए दोस्तों, हमने एक चालक पदार्थ को बनाया हुआ है। ठीक है, ये चालक पदार्थ एक रॉड के रूप में बनाया है, आप चाहो तो चौकोर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चलेगा। ठीक है, चलिए भाई, तो हमने क्या किया है, एक चालक पदार्थ ले लिया है जो कि एक रॉड के रूप में है। ठीक, एक बेलन के आकार का है। अब इसमें ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि मैंने बोला ये चालक है। जब भी आपको बोला जाएगा कि कोई चालक पदार्थ है, तो आप समझ लीजिएगा कि उसमें ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, अब हमने मान लिया है कि इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हमने मान लिया है कैपिटल ए है। ठीक, और जब कैपिटल ए इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, तो इसका भी होगा कैपिटल ए, इसका भी होगा कैपिटल ए। चलिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई, गुड। अच्छा देखिए, हमने मान लिया है चालक खंड की लंबाई कितनी है, एल है, एल है इसकी लंबाई। चलिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई। और देखिए यहाँ पे हमने सेल को जोड़ रखा है, ये सेल का निगेटिव टर्मिनल है, जहां हम लोग छोटी लाइन खींचते हैं वो निगेटिव टर्मिनल होता है, और जहां हमने बड़ी लाइन खींच रखी है वो पॉजिटिव टर्मिनल यानी पॉजिटिव सिरा होता है। देखिए चालक का ये वाला सिरा जो है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से यानी धनावेशित सिरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये वाला सिरा जो है, ये वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला टर्मिनल जो है वो निगेटिव सिरे से जुड़ा है, इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा। और आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप एग्जिस्ट करती है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में होगी। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये देखिए मैं ऊपर बना दे रहा हूं। ठीक, और ये हमने मान लिया है बैटरी का या सॉरी सेल का जो विभव है वो कितना है, v है, स्मॉल v। तो स्मॉल v विभव की बैटरी लगा रहे हैं आप, तो जितना भी विभव है v वो इसके अक्रॉस जो है वो अपीयर होगा, यानी दोनों चालक के दोनों सिरों के बीच में विभव कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, कैपिटल v और स्मॉल v में कंफ्यूज नहीं होंगे। कैपिटल v क्या है, विभव है, और स्मॉल v क्या है, अनुगमन वेग है। ठीक है, चलिए भाई, तो सबसे पहले मुझे यहाँ क्या करनी, मुझे धारा निकालनी। हमें पता है धारा बराबर क्या होता है, धारा बराबर प्रवाहित आवेश बटे समय। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, जहां क्यू क्या है, प्रवाहित कुल आवेश, टी समय में प्रवाहित कुल आवेश है क्यू, और टी है समय। जब क्यू बटे टी करेंगे धारा मिल जाएगी, बस बात खत्म। चलिए भाई, अच्छा इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब देखिए इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जिनको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, ठीक है, इनके अंदर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो बैटरी के सेल के
ऋणावेशित सिरे से चलना प्रारंभ करेंगे और धनावेशित सिरे तक जाएंगे। तो देखिए इसीलिए सारे इलेक्ट्रॉन्स एरो बनी है ना, वो एरो दिखा रही कि इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वो चालक क्षण का वो सिरा जो धनावेशित है उसकी ओर भागेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लोअर टू हायर पोटेंशियल खुद गति करते हैं, यानी स्वतः गति करते हैं। ठीक है, वही काम इनका है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लोअर टू हायर पोटेंशियल खुद ब खुद भागेंगे। ठीक, अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर गति करना प्रारंभ करेंगे तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित सिरे से धनावेशित सिरे की ओर गति करना प्रारंभ करेंगे तो विद्युत धारा का जन्म होगा, क्योंकि विद्युत धारा है क्या, विद्युत धारा प्रवाहित आवेशों की स्थिति ही तो विद्युत धारा है। आवेश गति करेंगे, विद्युत धारा मिलेगी, बिल्कुल सही। तो यहां भी कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करते हैं धारा उसके जस्ट अपोजिट होती है। तो धारा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसे गति करेंगे, फिर तार में उतर के आएंगे, ऐसे गति करेंगे। ठीक है, तो धारा इसके जस्ट अपोजिट होगी। धारा कैसी होगी, धारा की दिशा ये होगी जो मैंने एरो बनाई है, फिर यहां से अंदर जाके इधर से वापस और ये से। ठीक, ये धारा है। चलिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले हमको इस वाले डेरिवेशन में केवल और केवल कैलकुलेट क्या करना है, क्यू का मान कैलकुलेट करना है। चलिए सबसे पहले हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी क्षण इलेक्ट्रॉन जो है वो जी, ये जो मैंने जी अंतरा पृष्ठ लिया है, इस अंतरा पृष्ठ जी पर है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉनों का वेग दोस्तों है vd, तो t समय में इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय करेगा, vd इंटू टी दूरी तय करेगा। कहां से आया, ये आया दूरी बराबर गुणे समय। ठीक है भाई, शुरुआत में इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में थे। ठीक है, जब शुरुआत में इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में थे और जैसे ही हमने सेल लगाई ये गति करने लगे, तो आप ये देखो ना कि हमने माना कि जब इलेक्ट्रॉन ने गति करना प्रारंभ किया तब वो इलेक्ट्रॉन कहां थे, सारे इलेक्ट्रॉन पृष्ठ जी पर थे। सारे इलेक्ट्रॉन क्या थे, पृष्ठ जी पर थे। और जैसे ही टी समय बीता तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय करेंगे, इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई दूरी बराबर इलेक्ट्रॉनों का वेग या इलेक्ट्रॉनों की चाल इंटू समय। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की चाल कितनी है, vd, और समय कितना ले रहे हैं, t। तो t समय में इलेक्ट्रॉन के द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, vd इंटू टी। ठीक है, तो t समय बाद इलेक्ट्रॉन पृष्ठ g से vd इंटू टी दूरी तय करके पृष्ठ g डैश पर पहुंच जाते हैं। ठीक भाई, चलिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इतना आयतन जो है G और G डैश के बीच में जो आयतन है, ठीक है, G और G डैश के बीच में जो आयतन है, इस आयतन में जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन एक बार में पास आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये निकालेंगे G से। ठीक है, ये बात आप लोग समझे ना दोस्तों कि मैं कह रहा हूं कि जब हमने सेल लगाई तो हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन कहां थे, इलेक्ट्रॉन पृष्ठ जी पर स्थित थे। जैसे ही हमने सेल लगाई ये इलेक्ट्रॉन गति करने लगे, और जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो टी समय में कितनी दूरी तय करेंगे, vd इंटू टी, और टी समय बाद vd इंटू टी दूरी तय करके ये जी से उठकर कहां पे आ गए, जी डैश पे आ गए। तो मतलब अब दोनों पृष्ठों G और G डैश के बीच में जितना भी आयतन है, उस आयतन में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन T समय में पास आउट हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ, यानी अगर आपको T समय में प्रवाहित कुल आवेश निकालना है तो आपको क्या करना होगा, आपको G और G डैश के बीच का आयतन निकालना होगा, फिर ये देखना होगा उस आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बस। ठीक है, तो एक मिनट पहले हम लोग वो कैलकुलेट कर लेते हैं ना, नहीं तो ये थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। फर्स्ट G एवं G डैश के मध्य आयतन वो कितना हो जाएगा, ये आयतन हो जाएगा आपका, ये भी तो एक बेलन ही बन रहा है ना, इस बेलन का क्षेत्रफल ये भी a होगा, जब ये a है तो ये भी a होगा, ये क्षेत्रफल है a और ये लंबाई हो गई vd इंटू टी, तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना, कुल आयतन कितना हो जाएगा, a इंटू vd इंटू टी। ठीक, अच्छा अब हम निकालेंगे कि पृष्ठ G से T समय में प्रवाहित कुल आवेश, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। पृष्ठ G से T समय में प्रवाहित कुल आवेश यानी कि Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, G एवं G डैश के मध्य आयतन इंटू इलेक्ट्रॉन घनत्व। क्योंकि भाई देखिए इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे कैसे पता चलेगा, हमको पता है कि एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, n इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी को तो हम लोग क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉन घनत्व बोलते हैं। किसी भी चालक पदार्थ के एकांक आयतन में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन घनत्व बोलते हैं। अगर एकांक आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास कितना आयतन है, हमारे पास आयतन है a इंटू vd इंटू टी, तो
तो इस आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे? n इंटू ए इंटू वी डी इंटू टी, ठीक है ना। यही चीज यहां पे लगाने जा रहे हैं। तो पृष्ठ G से T समय में प्रवाहित कुल आवेश बराबर पृष्ठ G एवं, ठीक है, पृष्ठ G से T समय में प्रवाहित कुल आवेश, पृष्ठ G इंटू G से T समय में प्रवाहित कुल आवेश बराबर पृष्ठ G एवं G डैश के मध्य कुल आयतन इंटू मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, ठीक है। चलिए भाई, तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों? ये आयतन कितना था? A इंटू वी डी इंटू टी, ठीक है भाई, और इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है? n है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है? इक्वेशन 3 से Q का मान उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो समीकरण 3 से Q का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए जरा, कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू Q की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, A इंटू वी डी इंटू टी इंटू डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। दोस्तों यहां तो ये कुल आवेश देखिए, G से T समय में प्रवाहित कुल आवेश, ये आवेशों की संख्या है, ठीक है, ये आवेशों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगर आप यहां निकालना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो है, लेकिन अगर आप ये निकालना चाहते हैं कुल कितना आवेश प्रवाहित हुआ है, तो आपको यहां इंटू में क्या करना पड़ेगा? इसी के साथ इंटू में इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? इतना आवेश होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा? इंटू में ई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ भी इंटू में क्या हो जाएगा दोस्तों? ई हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी एक इंटू में ई आ जाएगा, स्मॉल ई मतलब मूल आवेश, ठीक। अच्छा, टी से टी कटेगा और फाइनल कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा I इज इक्वल टू, टी से टी कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है? A बच रहा है, पहले ये N लिखा, A लिखा, E लिखा, VD लिखा, ठीक है। I इज इक्वल टू NaEVD, ये तो संबंध हो गया विद्युत धारा I और अनुगमन वेग Vd में संबंध। अगर आप निकालना चाहते हैं धारा घनत्व, तो धारा घनत्व निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? धारा घनत्व निकालने के लिए आपको I अपॉन A करना पड़ेगा, और I अपॉन A इज इक्वल टू NeVd, ठीक है। चलिए भाई, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा J, यानी कि J इज इक्वल टू NeVd भाई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यही वो रिलेशन है दोस्तों जो अक्सर पूछे जाते हैं। कभी कभी आपसे ऐसे पूछते हैं कि विद्युत धारा I और अनुगमन वेग Vd में संबंध बताइए, तो आपको यह फॉर्मूला प्रूफ करना पड़ेगा, 3 नंबर में आता है। कभी कभी आपसे बोलते हैं कि अनुगमन वेग Vd और धारा घनत्व J में संबंध बताइए, तो करना कुछ नहीं है, इसके बाद एक स्टेप आपको और करना पड़ेगा। दोनों ही 3 नंबर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों न्यूमेरिकल में भी काफी हेल्प करने वाला है। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।